दोस्तों नमस्कार, मैं आपका सत्य लक्ष्मीकांत पंडित एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूँ। इस बार मासिक चर्चा में आज 3 अक्टूबर को हम एक बार पुनः मासिक चर्चा के विषय के साथ मौजूद हैं और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहले हम भगवान जी को नमस्कार कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं और हमारे साथ बातचीत के लिए इस बार पुनः हमारे विशेषज्ञ दुग्गेश जी हैं और देवेंद्र जी के साथ हम चर्चा शुरू करें। उससे पहले मैं विषय पे आना चाहता हूँ और इस समय हम जब बात कर रहे हैं सर, तो इस समय देश के प्रधानमंत्री रोहतांग टनल का उद्घाटन कर रहे हैं और टनल जिसको हिंदी में सुरंग बोलते हैं। और हमारे देश में इस समय विकास के सेतु भी बन रहे हैं और टनल भी बन रहे हैं, लेकिन आज हमने इस टनल शब्द को इसलिए इस्तेमाल करा है कि विकास के सेतु बन रहे हैं, लेकिन भारत का किसान जो एक अंधी सुरंग में है उसको निकालने के प्रयास काफ़ी सालों से हो रहे हैं। हालांकि उसके हालात अभी भी बदतर है और विकास के प्रयास चल रहे हैं। उसी संदर्भ में 3 जो अध्यादेश है संसद ने इस बार पारित करे हैं और उसी विषय पर हम बातचीत शुरू करेंगे। हम दर्शकों को बता दें कि हम इस विषय के अलावा कोरोना भी करेंगे और एक अंतर्राष्ट्रीय विषय भी सर से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल शुरुआत उन कृषि विधेयकों से, अध्यादेश से, जो कि किसानों के लिए एक वरदान साबित हो रहे हैं और कई विपक्षियों के अनुसार ये एक काला कानून है। तो सर, आपने इस पर अध्ययन करा है, हम शुरुआत इसे करते हैं। कैसे दिखते हैं इन तीनों विधेयकों को, अध्यादेशों को? पंडित जी, ये जो सरकार है इसका एक अचीवमेंट ये है कि इन्होंने जड़ता को तोड़ा है और कभी भी कोई नए काम करने से ये लोग रुकते नहीं हैं, पीछे नहीं हटते। ये इनकी सबसे खास बात है। विपक्ष का काम तो विरोध करना है और वो अपनी परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। विधेयकों में पहले जो अभी आया है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका किसान कोई विरोध करे, और इसीलिए जो विरोध की आवाजें हैं वो खाली विपक्ष की तरफ से उठ रही हैं, किसान की तरफ से नहीं उठ रही हैं। जी, एक्चुअल में मैंने तो कई सारे वीडियो देखे हैं जिनमें किसान बड़े आसानी से कह रहे हैं कि ये विधेयक हमारे लिए, ये जो नई प्रावधान है ये हमारे लिए बहुत फायदे की सौदा है। देखिए, इनमें जो सबसे बड़ा काम है, जो सबसे बड़ा विधेयक का हिस्सा है, वो ये है कि किसानों को उनकी उपज को कहीं भी बेचने की छूट है। अभी तक क्या था, वो सिर्फ मंडी में बेच पाते थे। मंडी में उनके साथ कई तरह की जातियां होती थी। मसलन क्वालिटी को लेकर के जो वहाँ की आड़तियां हैं वो लोग एक तरह का ग्रुप बना लेते हैं और उसी ग्रुप के अंदर घूम करके उसे करते हैं। दूसरा, उनको उनकी 8 से 9% के लगभग उनकी उपज पर भी टैक्स लगता था। देखिए, टैक्स किसी भी तरह से लगे तो जाएगा तो उन्हीं की जेब से, तो उन्हें पूरा पैसा भी नहीं मिलता था। क्वालिटी के नाम पर भी उनके साथ धोखाधड़ी होती थी। इन 2 मामलों को लेकर के ठीक नहीं था। मंडी की बाध्यता समाप्त होने से, उनके खलिहान से, उनके खेत से ही कोई भी क्रेता, कोई भी खरीदार अपना सामान उठा पाएगा। तो इसलिए एक बहुत बड़ी सुविधा हो गई। उन्हें वो ट्रांसपोर्ट अरेंज करने की बाध्यता समाप्त हो गई। वहाँ पर जो क्वालिटी है उसको लेकर के वो किसी से भी मोल भाव कर सकते हैं। बेसिकली अब क्या, उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हो गए। मंडी भी एक ऑप्शन है पर मंडी के अलावा बाहर दूसरे बायर्स भी हैं। तो जहाँ उन्हें बेहतर मूल्य मिलेगा, जहाँ उन्हें लाइन नहीं लगानी पड़ेगी, जहाँ उनको असुविधा नहीं होगी, वहाँ जाकर वो आराम से अपना माल बेचेंगे। दूसरी बात, इसके बारे में क्या कहा जा रहा है कि एमएसपी समाप्त हो जाएगा, पर दरअसल गवर्नमेंट ने इसमें एमएसपी समाप्त करने का तो प्रावधान किया ही नहीं है। एमएसपी पर तो विक्रय और क्रय, सरकार की खरीदी हमेशा जारी रहेगी। सरकार के पास तो बहुत सारा उन्हें लेना ही पड़ता है ना, उनकी अपनी योजनाएं हैं जिनमें उन्हें सप्लाई करना है। देश को खाद्यान्न के मामले में सुरक्षा देने के लिए जो कानून बना है उसमें भी खाद्यान्न सुरक्षा का जो है उसके लिए भी उन्हें तो संग्रह करना ही है। तो वहाँ पर तो कोई असुविधा होने वाली नहीं है। तो ये जो एक तरह का एमएसपी को लेकर के जो बवाल मचाया जा रहा है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। दूसरा ये इन्होंने कहा कि भाई एमएसपी को आप नियम बना करके, अध्यादेश ला करके एमएसपी पर बेचने की बाध्यता कर दें। हमारा ये है कि जब तक उनके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं तब तक इस तरह की सोच लाना भी कोई मायने नहीं रखता। मुझे लगता है कि कई बार जब क्वालिटी अच्छी होती है, मैंने खुद देखा है, तो जैसे एक मिर्च का व्यापारी है तो वो निमाड़ के एक पर्टिकुलर क्षेत्र में ही आता है, सिर्फ एक पर्टिकुलर खेत से ही वो मिर्चियाँ खरीदता है और एक नस्ल भी वही लगाता है। उसे पता है कि उसकी कंसिस्टेंसी यहाँ से मिलती है। तो इसी तरह से सोयाबीन का है। जब सोयाबीन में समर्थन मूल्य से बहुत ज़्यादा महंगे दामों पर भी किसान अपना माल बेचते हैं, तो ये बाध्यता इस तरह की
लाना न लाना सरकार के ऊपर है, मैं उस विषय पे नहीं जाऊंगा। सरकार चाहे तो ऐसा कानून ले भी आए कि भाई एमएसपी से नीचे कोई नहीं बेचेगा खरीदेगा, तो उसमें कोई आपत्ति भी नहीं है, पर अभी उनके पास ऑप्शंस अवेलेबल है भाई। ऐसा पहला ये है। दूसरा है उनका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के भी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अभी भी होती है, चाय के बागानों में भी होती है, दूसरे खेतों में भी होती है। इस अध्यादेश को लाने से उन्होंने इसको ईजी बनाने की प्रयास किया है। किसान की मर्जी है, वो चाहे तो करे ना तो ना करे। वो कोई सारे के सारे जो उद्योगपति हैं या जो भी व्यापारी हैं उनसे बंधा हुआ तो नहीं है, तो ये उसकी इच्छा पर निर्भर है। सरकार ने उसको एक ऑप्शन अवेलेबल करवा दिया। इसकी अच्छी बात क्या है कि इसके अंदर एक प्रोविजन किया है जिसमें फसल ना होने की रिस्क उन्होंने खरीदार पर ट्रांसफर कर दी है, ना कि किसान पर। मतलब एक मिनिमम मूल्य तो उसे देना ही पड़ेगा खेत का, भले से वो किसान के खेत में खेती हो या ना हो। मेरे ख्याल से ये इस विधेयक की सबसे अच्छी विशेषता में शामिल है। ये बहुत ही शानदार बात है इसको लेकर के हम कह रहे हैं, तो इससे भी किसान को कोई नुकसान नहीं है। तीसरा विषय था आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत जो भंडारण का है वो हटाना। ये एक्चुअल में इन्होंने, ये भी एक ऐसा प्रोविजन है जो विकेंद्रीकरण जैसा है, या मान लीजिए कि आजादी देने जैसा है। कितना भंडारण करने को किसान अभी तक भंडारण कर नहीं पाता, किसान की बेचारे की क्षमता भी नहीं, पर मान लीजिए किसी तरह से अगर किसान को वो क्षमता मिल जाती है तो उसको आज़ादी होनी चाहिए भंडारण की, ताकि वो जब उचित हो, जब उसे समय ठीक लगे तब अपना माल बेचे। इसलिए ये उसमें मदद करने जैसा ही है। तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिनको लेकर के अध्यादेश में अच्छे प्रोविजंस हैं। मैं फिर कहना चाहूँगा कि इससे अच्छा नहीं हो सकता, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इससे बेहतर सरकार ला सकती है। हो सकता है और कई नए प्रोविजंस बाद में आए, नए अध्यादेश आए। तो मैं इसका कुल मिलाकर इसका स्वागत करता हूं, और मैं देखता हूं कि किसानों में इसको लेके कोई आक्रोश नहीं है, आक्रोश केवल विपक्षियों में है। उसका कोई उपाय भी नहीं है, उसका कोई इलाज नहीं है, उनका धर्म है। तो सर इसमें दो चीज़ बात निकल के आ रही है। एक तो इसके पक्ष में जो सरकार है वो कहती है कि जो विरोध हो रहा है खासकर पंजाब, इधर दूसरे राज्यों में, कांग्रेस समर्थित राज्यों में हो रहा है, ये प्रायोजित जो है, और उनकी दलील होती है कि साहब मंडी में अब कोई आएगा नहीं तो मंडी का अस्तित्व क्या रह जाएगा। दूसरा ये है कि बोले इससे किसानों को जो है एक प्रकार से लॉलीपॉप दिया जा रहा है ताकि वो सरकार का समर्थन करें इन चुनावों के वक्त में। तो क्या इन दलीलों में कुछ दम है, आपको लगता है? देखिए, पहली बात तो ये आपने कही कि ये किसान ये प्रायोजित हैं, इसमें तो कोई शक है। जी, क्योंकि आपने जिस तरह से दिल्ली में वो ट्रैक्टर वाली घटना आपने देखी होगी, ट्रैक्टर जलाने का, तो उससे लगता है घटनाएं तो प्रायोजित हैं। किसान को, दूसरी बात रही मंडी की, तो मंडी टैक्स खत्म करने से मंडी समाप्त नहीं हो रही है। क्योंकि मंडी का काम तो टैक्स कलेक्ट करके सरकार को देना था, सरकार का रेवेन्यू का वो एक जरिया है। अगर किसानों के हित में कोई रेवेन्यू को सरकार को खत्म करना पड़े तो स्वागत करना चाहिए। किसानों को नए ऑप्शंस मिलेंगे। अब अगर मंडी के लोग किसानों को बेहतर सेवा देंगे, अच्छा मूल्य देंगे, तो किसान मंडी में आएगा, तो बाहर जाएगा। तो ये एक तरह से मल्टीपल ऑप्शंस मिलने जैसा है, तो इसमें कोई विरोध करने की बात मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। और एक और विषय आपने जिक्र किया था, वो मैं भूल गया अभी अपने दलील जो मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने जो दलीलें दे रहे हैं कि देखिए किसानों को मतलब जो लॉलीपॉप दे रहे हैं या चुनाव के समय एक प्रकार से, ये सॉरी, अच्छा आपने कहा। देखिए, पूरा वर्ष भर, पूरे 5 वर्ष जब विधानसभा लोकसभा का क्षेत्र होता है तो हर समय चुनाव होते रहते हैं। इंडिया आजकल बजाय एक कृषि प्रधान या कोई और चुनाव प्रधान देश हो गया है। मतलब हर 5-6 महीना में कहीं ना कहीं चुनाव तो होती है। तो सरकार काम कब करे? जब करेगी तब भी आरोप लगेगा, इसलिए इस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा काम करने का कोई मुहूर्त नहीं होता है, जब भी करें वो उत्तम। सर, हम अगले विषय पे आते हैं, और उससे संबंधित 2 समाचार जो मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगा कि आज ही अखबारों में कल तक खबर चल रही कि अमेरिकी राष्ट्रपति अब कोरोना वायरस से पीड़ित हो गए हैं। और दूसरा एक अखबार ने आज दिया है, और वाकई वो सोचने का विषय है कि कोरोना से भारत में 1 लाख लोग अब तक जान गंवा चुके हैं, और 206 दिन में ये सब कुछ हुआ है। तो कोरोना अभी भी हमारे लिए चुनौती है। और जैसे कि हमने शुरू में जिक्र करा था कि एक अंधेरी सुरंग, आज हमारा जो विषय सुरंग की हम बात कर रहे थे, तो किसानों की जो अव्यवस्था की सुरंग है, और कोरोना की जो लाइलाज बिना वैक्सीन के जिस सुरंग से हम गुजर रहे हैं, उसमें अब क्या स्थिति आप देखते हैं? क्योंकि आपने अध्ययन भी करा है, हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को अध्ययन की डिटेल भी बताएं, किस बेस पे था। तो
पंडित जी मैंने इसको देखिए कोरोना का कोई अभी तक इलाज भी नहीं है, वैक्सीन भी नहीं है जो बाजार में हो। वैक्सीन बन गई है, रशिया में वैक्सीन का उपयोग शुरू हो गया है। तो हर अंधेरी सुरंग के आखिर में प्रकाश दिखता है। जी जी जी। तो मैं इसे उसी तरह लेना चाहूँगा कि भले सुरंग में हम लोग हैं पर उसके अंतिम सिरे पर प्रकाश निश्चित है, तभी उस सुरंग का अंत होगा। तो इस मामले में भी यही लक्ष्य है। अभी जो वृद्धि दर है कोरोना की, दैट इज कमिंग डाउन। मैंने आपसे एक बार जिक्र किया था कि जो वृद्धि दर एक समय इन द मंथ ऑफ अगस्त हम लोग 3 और 5 मतलब 3.5-4% पर थी, वो वृद्धि दर घटते घटते 1.2% पर आ गई है। इसमें हर सप्ताह में 0.2% की कमी आ रही है। अगर ये जारी रहा तो मुझे लगता है नवंबर के शुरू होते होते नवंबर के मध्य में हम लोग एक तरह के पीक पर पहुंच जाएंगे जब हमारी वृद्धि दर समाप्त हो जाएगी और उसके बाद इसका नीचे आने का क्रम शुरू हो जाएगा। मरीजों की संख्या में, प्रतिदिन आने वाले मरीजों की संख्या में ऑलरेडी कमी आनी शुरू हो गई है, ये आपने भी देखा होगा। आज भी शायद 81,000 के कुछ आए हैं जो पहले आ चुके 90,000 से 98,000 से कम है। तो मेरा अपना मानना है ये, इसके लिए भी मास्क लगाना बहुत आवश्यक है। और मास्क का क्योंकि कोई और इलाज ही नहीं है तो मास्क लगाए बगैर आप उससे बच नहीं सकते। तो सबसे पहले तो उसका ध्यान रखें। दूसरा है संक्रमण से बचने का जो कर सकते हैं प्रयास, वो भी करना जरूरी है। और जो ये सब हो रहा है, मैंने एक बार जिक्र किया था हर्ड इम्यूनिटी के बारे में। हर्ड इम्यूनिटी वो है जो समुदाय में जब बहुत सारे लोगों को ये बीमारी हो जाती है तो हम अपने आप धीरे धीरे उससे रोग प्रतिरोधक क्षमता हासिल कर लेते हैं। तो ये वैसे ही है, कुछ लोगों में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, कुछ लोग इससे गुजर चुके हैं, इसलिए धीरे धीरे उसका प्रतिशत लोगों का, पहले 100% लोग एक्सपोज थे, अब 75% लोग एक्सपोज हैं। तो डेफिनेटली उससे धीरे धीरे उसकी जो भयावहता है उस पर कमी आएगी। मेरा अपना ऐसा मानना है कि दिसंबर आते आते इसका बहुत अच्छा उपाय मिल जाएगा। दिसंबर में चाहा ईश्वर ने तो टीका भी उपलब्ध हो जाएगा तो धीरे धीरे ये कम हो जाएगा। आने समय तो खराब हुआ ही है, काफ़ी नुकसान हुआ है। 1 लाख की मृतक संख्या बहुत बड़ी है और इसकी भयावहता और इसके इलाज को, क्योंकि इलाज है नहीं, इसलिए मैं इसको प्रकृति का प्रकोप मानकर ही सहना पड़ेगा, समझो। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि जैसे आपने एक तथ्यात्मक स्टडी के तरीके से बताया कि शायद नवंबर दिसंबर हमारे अच्छे दिन आ जाए। जी। और ये देखिए, ये वृद्धि दर का चार्ट है पंडित जी। जी। इसको आप देखें तो पता चलेगा आपको कि वृद्धि दर एक समय बहुत ज़्यादा थी, जो कम होते होते 1.2 पर आ गई है आज तो। अरे वाह। और ये आने वाले समय में 1 से नीचे आ, 2 सप्ताह में 1 से नीचे आ जाएगी। तो हमारे दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि इस प्रकार का हम तथ्यात्मक जो है सर ने आंकड़े पेश करे हैं, और हमारी किसी भी चर्चा में हम चर्चा करते हैं, मासिक चर्चा में उस विषय पे, तो उस हमारे तथ्य रहते हैं और हम चाहते हैं कि उस पर एक पॉजिटिव जो है विचार फैले। और सर आपने इतनी जानकारी दी, छोटा सा अंतिम, क्योंकि आपसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात नहीं करें तो कहते पूरी नहीं होती बातचीत। मुझे याद पड़ता शायद आज जर्मनी का एकीकरण का दिन है, दोनों जर्मनी एक दिन हुए थे, और उन्हीं के आसपास इन दिनों आर्मेनिया और अजरबैजान के दिन छोटे सा युद्ध चल रहा है और तुर्की उसमें शामिल हो गया है। कई लोग इसको तीसरे विश्व युद्ध की छोटी शुरुआत के बीच में देख रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान, चीन, तुर्की ये एक अलग धुरी बन रही है, और चूँकि रूस एक न्यूट्रल है, बाकी सब जगह से माना जा रहा है कि ये छोटे मोटे जो पटाखे हैं कहीं एक बार कहीं बड़ा धमाका नहीं ले लें। तो क्या लगता है आपको अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य अभी इन दिनों क्या चल रहा है? पंडित जी, ये जो युद्ध है ये बेसिकली, अब देखिए आप इसको 1-2 देशों के बीच का युद्ध मानना ठीक नहीं है। जी। ये बेसिकली 2 संस्कृतियों के बीच का युद्ध है। जी। इसको देशों के बीच का युद्ध मानना एक गलती होगी। जी। इसमें एक मतलब मैं हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी वहाँ पर संस्कृति का फर्क है। जी। एक वहाँ पर मुस्लिम संस्कृति वाला राष्ट्र है और एक वहाँ पर ईसाई संस्कृति वाला राष्ट्र है। जी। बेसिकली जो युद्ध की वजह है वहाँ से शुरू हुई है। जी। ये दुखद है। धर्म को या इस तरह के संस्कृतियों को लेकर के झगड़ा करना हर हाल में दुखद है। जी। मैं इसे किसी बड़े युद्ध की तरह नहीं देखता। जी। जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, अब मानवता के लिए, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, वर्ल्ड के लिए कोई और वर्ल्ड वॉर झेलना असंभव है, क्योंकि हमारे इतने सारे इश्यूज हैं, गरीबी है, कई देशों में भुखमरी है, उन सबसे निपटना ज़्यादा आवश्यक है। तो मेरा अपना मानना है कि पूरा विश्व के लोग अब समझदार हैं, पहले से बेहतर हाल में हैं,
अब कोई हिटलर नहीं है, कोई मुसोलिनी नहीं है। जी। तो अब इस हाल में है हम लोग कि हम लोग मिलकर के इस बातों को समाधान निकाल सकते हैं। तो मैं इसको वर्ल्ड वॉर की तरह नहीं देखता। मेरा मानना है कि छोटे मोटे विवाद हैं जो बहुत जल्दी ही सेटल हो जाएंगे, और इनसे हमें धर्म को अलग रखना चाहिए। ऐसे मुझे इस चीज़ को इससे देख के याद आता, शायद आप सहमत हो या ना, मुझे आइडिया नहीं लगता। एक यूनाइटेड सोवियत संघ हुआ करता था और उसके दो भाग है। तो शायद हम कह सकते हैं कि जब मुट्ठी बंद होती है पूरी ताकत होती है, लेकिन जैसे मुट्ठी खुलती है तो कहीं ना कहीं डिफरेंसेस आ जाते हैं। और शायद अजरबैजान और आर्मेनिया का भी यही मेरे ख्याल से स्थिति हो रही है। आखिर हम आपसे विदा लेते हैं। आपने इतनी अच्छी जानकारी किसान विधेयक पे और कोरोना पे दी है, तो हम उम्मीद करेंगे हमारे दर्शकों को आपकी जानकारी पसंद आएगी और जल्दी अगले विषय के साथ हम मुलाकात करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू पंडित।